जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 जिसका आपका 19 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैराथन बैच यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से पूरी वीडियो को वॉच करना, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को वॉच कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एंड इस क्वेश्चन को सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी ये वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख लेना एंड स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए। टोटल 37 क्वेश्चन के लगभग हमने लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो आगे चलकर भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट के और सभी यूनिट्स के। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या है और इसका एक उदाहरण आपको बताना है। तो रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो जो रासायनिक समीकरण के तथ्यों को रासायनिक भाषा में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में बताने के लिए एक विधि का या भाषा का यूज़ करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात रासायनिक समीकरण किसी दिए गए रासायनिक परिवर्तन के लिए उसके अभिकारकों एवं उत्पाद के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्राप्त एक व्यंजक है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फेट प्राप्त करने के लिए जिंक एवं तनु गंध कलम के बीच रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित रासायनिक द्वारा व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका समीकरण आपको इस तरीके से लिख लेना। इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं Zn+H2SO4 एरो, यहाँ पर Zn+SO4+H2 यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्मा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित हो जाता है। जो हम श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन जो होता है उसके द्वारा भोजन विघटित हो जाता है अर्थात अपचयित हो जाता है। इसे प्रक्रिया को ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम जो खाना खाते हैं उस समय जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो खाने को पचा देती है, मतलब विघटित कर देती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं श्वसन को। इसका एक रासायनिक समीकरण है C6H12O6 + CO2 6O2 एरो 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का समीकरण बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक अगर आपने स्ट्रीम को यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड विस्थापन अभिक्रिया आप क्या समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अपेक्षित अधिक अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व या अणु या आयन को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या अणु आयन को अपने से कम अभिक्रियाशील, मतलब कोई तत्व या अणु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील आयन को या तत्वों को विघटित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण अगर देखें तो CuSO4 + Zn एरो ZnSO4 + Cu। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन के बाद अगर आप देखें तो उपयोग उदाहरण की अगर बात करें इसमें तो जिंक अधिक क्रियाशील है जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टार लगा हुआ है PDF में ऑलरेडी, यहाँ पर स्टार जो लगे हुए हैं तो यह समझ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक नए यौगिक में विघटित हो जाता है और इसे गर्म करने पर क्या बनता है CaCO3 को गर्म करने पर CaO बनता है + CO2 बन जाता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें पदार्थ आपस में संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और CaO + CO2 एरो CaCO3। उपयुक्त उदाहरण में से दोनों अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत है। ठीक है, इस तरीके से इनका आपका थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, अगर आपको दोबारा से पढ़नी दोबारा से बताएंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रियाएं कहती हैं। प्रकृति का गैस का दहन, मतलब कि प्रकृति में जो गैस बनती है, पेड़ पौधे जो खराब हो जाते हैं सड़ते हैं और उनमें से जो गैस निकलती है उससे प्रकृति का दहन और इसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पे अगर देखें इसका समीकरण तो CH4 प्लस O2 यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर अगर जब इसका अभिक्रियत होगा तो CO2 अलग हो जाएगा, 2H2 अलग हो जाएगा, प्लस उष्मा यहाँ पर अलग हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर देखें उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की आवश्यकता या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना, जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब प्रकाश में हम छोड़ते हैं उसे, तो सिल्वर क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसका उदाहरण, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसके दो समीकरण दिए, तो दोनों समीकरण चाहे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। 2AgCl, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है तो यहाँ से 2Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड और यहाँ पर देखेंगे सिल्वर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है और इन अभिक्रियाओं के समीकरण आपको समझाना है। तो देखेंगे यहाँ विस्थापन अभिक्रिया किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षित अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया वह होती है, ऑलरेडी हमने अच्छे तरीके से समझा है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन घूम घूम कर आ सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसमें लवण उससे अधिक या क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अपघटित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CuSO4 को जब यहाँ विघटित होगा तो Cu और Zn यहाँ पर अलग हो जाएगा। Zn अभिक्रियाशील है, Zn जिंक। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर समीकरण दिया। दो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दो विस्थापन अभिक्रिया एक नए उत्पाद का निर्माण करती है और दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करती है। मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ लेना है कि इसमें नए उत्पाद का निर्माण होगा और आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ है AMBN, AM प्लस BN यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा आपका A+BM। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके जो है समीकरण को संतुलित करने का आपका एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों के अलावा यहाँ से कहीं से नहीं आएंगे। इन चारों के अलावा अगर आते हैं तो हम आपको और कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करके, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से संतुलित करना है। पहले का आंसर हमने नीचे दिया हुआ है, दूसरे तीसरे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पर देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर संतुलित है, इस तरीके से बनाना है। और संतुलित करना अगर आपको नहीं आता तो वीडियो में कमेंट करें, हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से संतुलित किया जाता है, ताकि अगर यहाँ से इसके अलावा अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको हम अच्छे तरीके से समझा सके और संतुलित आपको कर आ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। अगला क्वेश्चन है उदासीकरण अभिक्रिया क्या है और इसके उदाहरण आपको बताना है। तो जो उदासीकरण अभिक्रिया होती है, जब कोई क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, कोई क्षार जो रहेगा अम्ल से अब क्रिया करेगा तो लवण और जल बन जाएगा। इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको हमने समझा दिया है। इसका उदाहरण देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और इससे साधारण नमक तथा जल बन जाता है। आप देखेंगे सोडियम NaOH प्लस हाइड्रोलिक HCl, ये दोनों को जब क्रिया करेंगे हम तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दो उदाहरण है, तो आपको कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। हम जूम आउट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिए ताकि इनके भी आप क्वेश्चन मिल सके। PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिलेगा, PDF हम आपको लास्ट में बताएंगे कहाँ मिलेगा आपको PDF। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, कोशिश करेंगे हम आपको PDF प्रोवाइड करा सकें। अगला क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है और एवं मिश्र धातु क्या होते हैं। तो सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जो खुले में रखने में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न कर लेती है। मतलब एक सोडियम ऐसा अभिक्रियाशील धातु है जिसकी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इसको ना हम खुले में नहीं रखते, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहती है उसके साथ क्रिया करके या नहीं आग उत्पन्न कर लेती है। अगर आपकी स्कूलों में अगर एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो आपको बताएंगे सोडियम को पानी में डालते हैं या खुले में जब निकालते हैं तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से सोडियम को हमें ना खुले में नहीं रखते हैं, उसे पैकिंग में रखना पड़ता है। इसलिए इसमें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को, या तो पैकिंग में विशेष प्रकार के तरल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक
अत्यधिक धातु या अधातु को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु की परिभाषा भी इसके साथ ही यहाँ पर मिल जाएगी आपको, देखेंगे तो मिश्र धातु की ये परिभाषा है। और मिश्र धातु का अगर उदाहरण आपके पास आए तो पीतल और तांबा को लिखना है और जस्ते को, ये इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो गर्म जल के टैंक में बनने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। कारण बताना है आपको। तो जो गर्म जल होता है, कॉपर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब कि जब कॉपर होता है वो ठंडे पानी, गर्म पानी और भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं देता, पर लोहा जो है ना प्रतिक्रिया करता है, जिससे जंग लग जाती है और यहाँ पर पानी खराब हो जाता है। या भाप के साथ यदि गर्म टैंक में स्टील धातु जैसे बने होते हैं तो लोहा गर्म पानी से भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसे क्षय कर देगा। मतलब उसमें क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको करोजन बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, तो आप देख लीजिएगा। मतलब इसमें जंग लग जाती, जंग लगना बोलते हैं, ठीक, करोजन का जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हम देखें समीकरण, तो समीकरण इस टाइप से बन जाएगा 3Fe + 4H2O एरो 3Fe 3OH + 4H2O। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, पूरे बुक के सॉल्यूशन यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है खनिज, अयस्क और गेंग, ये तीनों के बारे में यहाँ पर आते हैं, मिश्र धातुओं के बारे में। तो खनिज क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं। खनिज अगर देखें तो बेतत्व या यौगिक जो भूपटी से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब कि जो बेयौगिक होते हैं जो हम पृथ्वी से निकालते हैं, मतलब कि लोहा, कच्चा तेल, ये इन्हें खनिज भी बोलते हैं। ठीक है, कोयला वगैरह। अयस्क क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर बहुत सारी खदानें होती हैं वहाँ पर कुछ खनिजों के साथ कुछ अयस्क, मतलब कुछ ऐसी धातुएं मिल जाती है जिन्हें आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कच्चा लोहा हुआ, सोना हुआ या कोयला हुआ, ये आसानी से मिल सकते हैं और इन्हें हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें गेंग क्या है, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि, मतलब कि जब हम पृथ्वी से खदानों में खोदते हैं कोयला के साथ जो अशुद्धि मिलती है, रेत, मिट्टी आदि, उन्हें गेंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में के लिए किया जाता है। इसके बाद है बी नंबर पर सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो सोडियम को आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन। तो ए नंबर पर क्या है, प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी धात्विक चमक होती है, यह आघात वर्धनी एवं तन्य धातु है और कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। मतलब इसलिए इन्हें सोना, चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, जिससे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और ये अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु होती है। अगला है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों डुबाते हैं केरोसिन के। तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बताया सोडियम का, तो क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ऑलरेडी आपको पता है, जो ऑक्सीजन के साथ आग उत्पन्न कर लेती है। इसके वजह से इनको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, जिससे दुर्घटना को रोकने के लिए यहाँ पर सहायता मिलती है। अगला है एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत से आच्छादित हो जाती है। यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु की ओर अधिक क्षति होने से रक्षा करती है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु से निर्मित वस्तुएं संक्षारित नहीं होती। मतलब एल्यूमिनियम को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो है ना एल्यूमिनियम ऊपर से, मतलब आप तांबा देखेंगे आपको पता होगा, तो तांबा जो रहता है ना उसको ऊपर से हम अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो उसमें थोड़ा काला काला पड़ जाएगा, वो एक क्षरक धातु बन जाती है जो अंदर से जो रहता है बर्तन को ख़राब नहीं हो जाती, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने में। और अगर देखें इसकी आप कुछ विशेषताएँ भी यहाँ पर बताई गई है। इसका उच्च गलनांक होता है, अन्य धातु की तुलना में इसका उत्पादन मूल्य सस्ता है। ठीक है, इसलिए। और आखिरी डी नंबर का है निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फेट ऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करना सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में सरल है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आंसर अगर आता है तो आप लिख दीजिएगा, बेसिकली ये आंसर शायद ही आएगा, इसलिए जो आने थे हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है आघात वर्धनी एवं तन्यता का अर्थ बताना है आपको। तो जो आघात वर्धनी और तन्यता का अर्थ क्या होता है आपको बताते, पहले आघात वर्धनीयता देख लेते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो
आघात वर्धनीयता क्या होती है? कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, ऐसी धातु को आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी धातु आती है जिनका हम पीट कर इन्हें चादर बना सकते हैं, इन्हें आघात वर्धनीय धातु कहते हैं। और दूसरा है तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातु को तन्यता कहते हैं। तन्यता मतलब कि किसी में तनाव का गुण या खिंचाव का गुण, ठीक है। और आघात वर्धनीयता मतलब उसको पतली से पतली चादर में हम कन्वर्ट कर सकें, ताकि पीट पीट कर उसे धातु पतली चादर में बना सके, तो इस धातु को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फालतू का नहीं है जो कि आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। धातु को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो धातु को ऑक्साइड में प्राप्त करने के लिए गर्म ऑक्साइड जो है, बहुत कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड गर्म करने से धातु अलग हो जाती है। बहुत सारे जो रहते हैं, आपको पता होगा, कच्चे तेल को जब हम गर्म करते हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस पर, तो वहाँ पर है ना गर्म करने पर यहाँ पर जो है इसके गेंग मतलब अशुद्धियाँ निकल जाती है। इसका आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रासायनिक समीकरण, ठीक है। इस समीकरण में आपको लिख देना इसके साथ अगर आता है तो, और इसके माध्यम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपचयक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जब हम जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ लेना है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नीचे आपका किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आग, एनोड, कैथोड और अपघट कैसे बनाए जाते हैं? तो आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से लिखना है। पहले थ्योरी लिख लेनी थोड़ी सी। विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु एम को एनोड तथा शुद्ध धातु को एम की पतली परत को कैथोड बनाएंगे। धातु एम के लवण विलयन को विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। एक हम क्यूब लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, इसमें एक विलयन ले लेंगे, ठीक है। वो विलयन क्या रहेगा, इसमें सल्फेट विलयन रहेगा, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन रहेगा, ठीक है। इसमें एनोड और कैथोड की छड़ लेंगे, जिसका एन और एम यहाँ पर इसका एनोड रहेगा, और इसमें एक चाबी रहेगी और जो प्लस माइनस से जोड़ देंगे, और एक टैंक रहेगा, एक द्रव रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये दोनों छड़ है, एनोड कैथोड, इसमें अम्लीकरण ये अम्ल हो जाएगा। ऊपर से ये टैंक रहेगा, टैंक के एक यहाँ पे द्रव रहेगा, अपद्रव, ठीक है। अम्लीकृत कॉपर और सल्फेट का ये विलयन है। यहाँ पर आप देखेंगे चाबी लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अलग कर सकते हो और शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है साबुन अपमार्जक में अंतर बताना है। तो साबुन ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, साबुन। और अपमार्जक की अगर बात करें यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर, तो रासायनिक रूप में अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कहिल या एरिल सल्फोनिक अम्ल को सोडियम लवण होते हैं। मतलब साबुन क्या होता है, उसमें कुछ ही अम्ल पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर झाग कम बनाते हैं साबुन, और अपमार्जक ज़्यादा झाग बनाते हैं यहाँ पर। और साबुन में अगर देखें, साबुन जंतु बसा वनस्पति तेलों से बनाया जाता है साबुन। और अपमार्जक है लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक अम्ल और ऑक्साइड से आदि, मतलब जो रासायनिक अम्ल रहते हैं उनके द्वारा अपमार्जक को बनाया जाता है, और साबुन को जंतु बसा वनस्पति के तेलों से निकाला जाता है, ठीक है। अगला है साबुन से कठोर जल में कपड़े साफ नहीं धुलते, पर जो है ये मृदु जल व कठोर जल दोनों में उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो सोडा रहता है अपमार्जक, उसे हम मृदु जल और कठोर जल में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और साबुन को कठोर जल में यहाँ पर कपड़े साफ नहीं होते, इसमें मृदु जल मतलब नॉर्मल जल होना चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो भौतिक गुण आपको बताना है, एथेनॉल और एथेनाइक के भौतिक और रासायनिक गुण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भौतिक गुण देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम रासायनिक गुण को कंप्लीट करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहने वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो में कमेंट कर दो अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें पहला अंतर, तो यहाँ पर भौतिक गुण देख रहे हैं हम। इसमें जो एथेनॉल होता है, इसमें शराब जैसी अल्कोहल गंध आती है, और इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, और यह ज्वलनशील है, और इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री से लेकर 351 केल्विन तक रहता है, और इसका गलनांक रहता है 156 केल्विन, मतलब 156 डिग्री पर ये गलने लगता है। एथेनाइक अगर अम्ल की बात करें तो इसमें सिरका जैसी गंध आती है, इसका स्वाद खट्टा होता है, यह अज्वलनशील है, इसका क्वथनांक 181 डिग्री से लेकर 118 डिग्री से लेकर 391 केल्विन तक रहता है, और इसका गलनांक 290 केल्विन तक रहता है। ये होगा आपके भौतिक गुण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 100% आने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें तो रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण की अगर बात करें एथेनॉल की, तो सबसे पहले हम एथेनॉल देखते हैं। यह उदासीन होता है, उदासीन पदार्थ है। एथेनॉल में Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनॉल अम्ल बनाता है, पर जो है एथेनाइल है जो रहता है वो यह अम्लीय पदार्थ है। यह
CO3 से क्रिया करके सोडियम लवण तथा गैस CO2 बनाता है और यह क्षरणीय KMnO से अभिक्रिया नहीं करता है, अतः KMOA का रंग भी नहीं उड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और आप चाहे तो हम स्क्रीनशॉट के लिए आपको जूम आउट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर दिए हुए हैं। अदर चैनलों पे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आप पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।